नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 2 कर रहे थे। इसका यूनिट नंबर 2 चल रहा था। इसमें हम आज की वीडियो में देखेंगे 2.3 टॉपिक, जिसमें हम हिंदी काव्य जगत में मैथिली शरण गुप्त के योगदान के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीयता की भावना के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारतेंदु बाबू ने हिंदी कविता को भारतीय जनजीवन के साथ जोड़ने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला इसको भी अपनी लोकप्रियता के पीछे छोड़ गई थी। तो यहाँ बताया कि मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए हमारे देश में एक नई चेतना जगाने और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को फैलाने का काम किया था। भारतेंदु जी ने पहले ही हिंदी कविता को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ने की काफ़ी कोशिश की थी, पर बाद में जब मैथिली शरण गुप्त आए तो इनकी लिखी हुई रचना भारत भारती इतनी मशहूर हुई कि उसने क्या किया, हरिवंश राय जी की जो प्रसिद्ध रचना थी मधुशाला, इसको भी पीछे छोड़ दिया। इसका प्रमुख कारण है कि गुप्त जी ने भारतीय जनता को उसकी समग्रता में समझा, पहचाना था, उसका अत्यंत प्रभावशाली ढंग से नेतृत्व किया था। तो ये मधुशाला को पीछे छोड़ने का क्या कारण था कि जो मैथिली शरण गुप्त थे, इन्होंने क्या किया, हमारे देश के लोगों को इन्होंने बहुत अच्छे से समझा था और उनकी भावनाओं को मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, अपनी कविताओं में बहुत ही असरदार तरीके से सबके सामने रखा। यह नेतृत्व क्षमता छायावादी कवियों के लिए तो दूर की बात है ही, दिनकर को छोड़कर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और प्रगतिशील कवियों में भी नहीं मिलती। नई कविता और उसके बाद आने वाली हिंदी कविता के लिए इस प्रकार की क्षमता का सर्वथा अभाव मिलता है। इस दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जा सकता है। मध्यकाल के कवि तुलसीदास का लोकनायक तत्व आधुनिक काल के मैथिली शरण गुप्त में ही उपलब्ध होता है। तो यहाँ बताया कि लोगों को इतनी अच्छी तरीके से जोड़ने की जो ताकत थी वो उस समय के बाकी लेखकों में नहीं थी, लेकिन जो दिनकर कवि हुए इनमें थी। अगर हम दिनकर को छोड़ दें तो बाकी कवि इस तरह लोगों के साथ नहीं जुड़े। बाद के समय में जो नई कविताएं लिखी गई उसमें लोगों को अपने साथ जोड़कर रखने वाली जो ताकत थी, इसकी हमें कमी दिखाई देती है। और यही वजह है कि मैथिली शरण गुप्त को आज का तुलसीदास कहा जाता है। जैसे कि पुराने समय में क्या हुआ था, तुलसीदास को पूरी जनता अपना मानती थी, ठीक वैसे ही आज के समय में जो लोग थे उन लोगों के बीच में मैथिली शरण गुप्त का भी यही योगदान हमें दिखाई देता है। जनभाषा को साहित्य की भाषा बनाने का जो अभियान भारतेंदु ने छोड़ा था, उसे पूर्णता प्रदान करने में पूर्ण सफलता मैथिली शरण गुप्त को ही मिली है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। वो ये था कि साहित्य को ऐसी भाषा में लिखा जाए जो कि आम लोग उसे आसानी से समझ सके। तो इस काम को पूरी तरह से जो सफल बनाने का श्रेय है वो केवल मैथिली शरण गुप्त को जाता है। अतीत की विरासत को लेकर नवीन के निर्माण में जिस निपुणता के साथ मैथिली शरण गुप्त अग्रसर हुए हैं, उसे हिंदी साहित्य क्षेत्र के विरल ही माना जाएगा। ग्रहित सामंतवादी प्रवृत्तियों के साथ ही साम्राज्यवाद की जन विरोधी प्रकृति के समुचित उद्घाटन का सूत्रपात भी गुप्त जी द्वारा ही हुआ है। इन सभी दृष्टियों से मैथिली शरण गुप्त का एक ऐतिहासिक महत्व है। तो हमारा जो इतिहास था और पुरानी परंपराएं थी, इसको आधार बनाकर नई चीज़ों को रचने में जो मैथिली शरण गुप्त थे, उन्होंने बहुत समझदारी और कला का इस्तेमाल किया। वैसा हमें साहित्य में बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने समय की गलत आदतों और देश को लूटने वाली जो विदेशी सोच थी, इसके खिलाफ जो आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त ने उठाई। और इन्हीं सभी बातों को देखकर ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त का जो नाम है वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इस यूनिट का सारांश देखते हैं।
राष्ट्रीय नवजागरण को व्यापक रूप से साहित्य की अंतर वस्तु बनाकर द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त ने देश की जनता के साथ साहित्य का व्यापक संबंध जो है स्थापित किया। सबसे पहले उन्होंने भारत भारती के माध्यम से इस देश की पहचान का मूल सूत्र सामने रखा और सह अस्तित्व साझी विरासत को जो है वचन को दोहराया। तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, इन्होंने द्विवेदी युग के दौरान देश में जो नई चेतना आई थी उसे इन्होंने अपनी कविताओं का मुख्य हिस्सा बनाया और इस तरह इन्होंने साहित्य और देश की जनता को आपस में जोड़ने का काम किया। इन्होंने क्या किया, इनकी एक रचना थी भारत भारती। इसके जरिए इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हमारे देश की जो असल पहचान है वो क्या है। साथ ही इन्होंने मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करने की बात जो है कही थी। इसके साथ ही अपने वैष्णवी संस्कारों वर्णाश्रम धर्म की मान्यताओं के बावजूद अपने स्वधर्म की स्वस्थ मान्यताओं को ही उन्होंने अपनी वैचारिक भूमिका जो है आधार बनाकर साहित्य कर्म किया। हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई अन्य सभी धर्मावलंबियों धर्म गुरुओं के प्रति एक समान आदर और सम्मान का भाव व्यक्त किया, उन पर रचनाएं की। तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, इन्होंने अपनी पुरानी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जो कि सही और अच्छी बातें थी और इन्हीं को लेकर इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं की आधारशिला रखी। इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्मों के जो गुरु थे इन सब के प्रति जो है बराबर सम्मान रखा था और सभी के बारे में अपनी रचनाओं में लिखा। गुप्त जी ने एक और विशेष बात कही, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रचनाओं में महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा सम्मान देने का काम किया था। यहाँ पे ये बताया है कि दूसरी बड़ी उपलब्धि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की है उनकी स्त्रियों के प्रति भावना। तो इन्होंने क्या किया, स्त्रियों को अपनी रचनाओं में शामिल किया। उन्होंने इतिहास में से उपेक्षित स्त्री पात्रों को लेकर उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें ही साहित्य में पुनर्जीवित किया। उर्मिला, यशोधरा, जैनी, हिडिंबा आदि के जीवन चित्रण के माध्यम से उन्होंने नारी विषयक दृष्टिकोण को बदलने पर बल दिया, राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका पर जो है बल दिया। तो जो महिलाएं इतिहास में कहीं पर दब गई थी या फिर जिन्हें सम्मान नहीं मिला था, जिसकी वो हकदार थी, तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, उन सभी को वापस से जीवित किया और जो उन महिलाओं का दुख था उसे दुनिया के सामने रखा। इन्होंने उर्मिला, यशोधरा, जैनी और हिडिंबा इन महिलाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया और ये दिखाया कि ये जो महिलाएं हैं ये देश को आज़ाद करने के लिए कितनी ज़्यादा सक्रिय हैं। भारत की मूल रीढ़ इस देश का किसान और उसका जीवन है। किसान जीवन की महागाथा निश्चय ही प्रेमचंद के गोदान में 1936 में अभिव्यक्ति पाती है, किंतु उससे 20 वर्ष पूर्व ही गुप्त जी ने यथार्थ शैली में किसान खंड काव्य लिखकर अपनी सोच, समझ और जन प्रतिबद्धता जाहिर कर दी थी। तो यहाँ बताया कि जो हमारा भारत देश है इसकी सबसे बड़ी ताकत है भारत देश के किसान, जो कि अपनी मेहनत से क्या करते हैं, देश को सहारा देते हैं। किसानों की इस पूरी कहानी को वैसे तो प्रेमचंद ने क्या किया, गोदान उपन्यास में बताया, लेकिन इससे लगभग 20 साल पहले मैथिली शरण गुप्त ने किसान नामक रचना लिखकर जो है ये बता दिया कि वह किसानों की परेशानियों को जो है कितनी अच्छी तरीके से समझते थे। गुप्त जी की काव्य यात्रा की खूबी यह रही कि वह समय के साथ राष्ट्रीय आंदोलन की तत्कालीन ज़रूरतों के मुताबिक स्वयं को और अपनी सर्जना को भी जो है ढालते रहे। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त की सबसे बड़ी विशेषता बताई है कि जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ी तो वह बदलते हुए दौर के हिसाब से क्या करते थे, खुद को और अपनी कविताओं को भी जो है ढाल देते थे। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था और यूनिट नंबर जो 2 थी ये कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूनिट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।